हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। आज भी हमारा जो टॉपिक है वो 1857 क्रांति है। अभी हमने पिछले 2 वीडियो में देखा किस तरीके से क्रांति का उद्भव होता है, कैसे कैसे इसके विस्तार होते हैं, कहाँ कहाँ इसका विस्तार चलता है, और साथ साथ में वो हमने कारण भी जाने थे कि किस वजह से इतना बड़ा विद्रोह उत्पन्न हुआ। साथ में हमने ये भी देखा कि किस जगह के कौन कौन से नेतृत्वकर्ता थे और उन्होंने किस तरीके से इसे नेतृत्व प्रदान किया। फिर भी ये विद्रोह पूर्णतः सफल नहीं हुआ, असफलता की ओर बढ़ा। आज हम वही जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार ये विद्रोह क्यों असफल हुआ। तो आज की इस वीडियो में इसकी असफलता के कारण और साथ साथ में इस विद्रोह के क्या क्या परिणाम हुए थे वो सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम लेंगे इस विद्रोह के असफलता के कारण। एग्जाम में बहुत आ जाता है, आपको सो ABCD करके किसी 4 में से कोई एक ऐसा होगा जो उसका कारण होगा जिसकी वजह से विद्रोह असफल हुआ था, अथवा 3 ऐसे होंगे जो उसके कारण होंगे, एक नहीं होगा। तो पूछेंगे निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग बड़ी आसान से कर लें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और हमारे साथ रहिए। तो सबसे पहले जो है वो है असफलता का कारण, कि आखिरकार ये विद्रोह क्यों असफल हुआ। तो असफलता के कारणों की हम चर्चा करें इसमें, तो सबसे पहले आता है कुशल नेतृत्व का अभाव। जी हाँ, इस विद्रोह में की सबसे बड़ी बात ये थी कि इस विद्रोह में जो नेतृत्व था वो कुशल नहीं था। जैसे कि कुंवर सिंह और बहादुर शाह जफर दोनों ही वृद्ध व्यक्ति थे। वृद्ध व्यक्ति सैन्य अभियान में क्या नेतृत्व प्रदान करेंगे ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी। तो पहली बात। दूसरी बात, जो अन्य जगहों पर नेतृत्व करता थे उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो वीर तो थे, उनमें निपुणता भी थी, सैन्य निपुणता भी थी, किंतु जो नहीं था उनमें, वो सबसे बड़ी चीज ये थी कि उनमें कुशल नेतृत्व नहीं था। वह अपनी सेना में वह जोश ना भर सके, उस हिसाब से वैसे नेतृत्व प्रदान ना कर सके कि ये विद्रोह सफल हो पाता। यही वजह है कि सर जॉन लॉरेंस ने कहा है कि यदि इनमें से एक भी कुशल होता, एक भी योग्य होता, तो संभवतः हम हार जाते सदैव के लिए। ऐसा सर जॉन लॉरेंस का मानना था। मतलब ये है कि उनकी निगाह में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहा हो। तो इसमें पहला है आपका कुशल नेतृत्व का अभाव। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने अभी हाल डिस्कस किया है कि जफर यानी कि बहादुर शाह जफर और आपके कुंवर सिंह ये दोनों कैसे थे? वृद्ध थे, पहला। दूसरा ये है कि जो सेना में सेनापति थे वह कैसे? योग्य नहीं थे। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें तैयार करनी होंगी। और जो कोटेशन है वो लॉरेंस का, वो भी आप तैयार रखिएगा कि यदि इनमें से एक भी योग्य होता, कुशल होता, तो हम सदैव के लिए हार जाते, पहला। दूसरे अगर हम कारणों की इसमें चर्चा करें तो हमारा दूसरा जो कारण है वो आता है विद्रोह का सीमित स्वरूप। जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा हुआ था कि किस तरीके से यह भारत के एक निश्चित क्षेत्र में था, न कि संपूर्ण भारत में। तो ये इस विद्रोह की असफलता का बहुत बड़ा कारण था कि विद्रोह सीमित रूप में था। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक और आ जाता है विद्रोह का सीमित क्षेत्र। विद्रोह का सीमित क्षेत्र, अब इसको हम मैप से समझ लेंगे एक बार तो हमें अच्छे से ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा क्लियर। सबसे पहले हम भारत के नक्शे को समझेंगे। क्योंकि इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक हैं ये आपके मैप आधारित अध्ययन से बड़े अच्छे जाते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारा पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था और ये बांग्लादेश भी था तो उनको भी हमने शामिल कर लिया। सबसे पहले विद्रोह कहाँ भड़कता है एक बार हम थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि आप वीडियो से जुड़ सकें और आपको उसके बाद अच्छे से याद हो सके। तो ये है आपका सबसे पहले ये होता है बैरकपुर, उसके बाद सीधा कहाँ जाता है आपका ये मेरठ, उसके बाद दिल्ली। हम यहाँ बात करें तो ये आपका बिहार में भी होता है, इलाहाबाद में भी होता है, लखनऊ में होता है, कानपुर में होता है, झांसी में होता है, ग्वालियर में होता है और राजस्थान के कोटा और आवा में। साथ साथ में कुछ और जगह भी हैं लेकिन वो कुछ खास नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि ये इसमें देखो कि इतना हिस्सा ये है जो इस विद्रोह से अफेक्टेड रहा है, बाद बाकी हिस्सा जो है वो विद्रोह से परे है। यानी कि आप देखें पूर्वोत्तर देख लीजिए आप, या पूर्णतः उत्तर देखें, या पश्चिमोत्तर या पश्चिम देखें, या दक्षिण देखें, तो ये सब ऐसे हैं जिन्होंने जिन जगह पर ये विद्रोह नहीं हुआ था। तो सीमित स्वरूप के रूप में या सीमित क्षेत्र के रूप में देखें, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि विद्रोह संपूर्ण भारत में नहीं था। सोचिएगा संपूर्ण भारत में हर रियासत में हर जगह ये विद्रोह भड़कता और
एक साथ भड़कता तब स्थिति क्या होती, मुट्ठी भर अंग्रेज कब के भाग खड़े होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है, ये विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण था कि विद्रोह एक सीमित क्षेत्र में था। ठीक है, अगर हम बात करें इसका तीसरा, तो वो है राष्ट्रीय भावना का अभाव। राष्ट्रीय भावना का अभाव, इसमें हम ये देखेंगे कि जो विद्रोह हुआ था तो जो विद्रोही लोग थे वह अपने शायद निजी स्वार्थों से जुड़े हुए थे। जैसे कि हम झांसी की बात करें, लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार दिलाने के लिए इस विद्रोह में शामिल होती हैं। कुछ ऐसा ही हाल बेगम हजरत महल का भी था, और नाना साहब जिनकी पेंशन बंद कर दी जाती है वह इस विद्रोह में कूद पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है वो है राष्ट्रीय भावना का अभाव। यही वजह है कि आम जनमानस का इस विद्रोह को वो सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जो मिलना चाहिए था। दूसरी बात इसमें यह भी है कि जो लेखक और शिक्षक और जो मध्यम वर्ग था उसने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तत्कालीन समय के लेखक अगर लोगों में हौसला अफजाई करते तो शायद इस विद्रोह का कुछ और ही स्वरूप देखने को मिलता, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है, निजी स्वार्थ बस ये कूद पड़े थे और लोगों में राष्ट्रीय भावना भी नहीं थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग समय विद्रोह हुआ। अगर एक निश्चित कार्य योजना होती तो शायद कुछ और होता। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हुआ था, राष्ट्रीय भावना का अभाव। अगर हम चौथे इसके पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं देसी राजाओं और उनके सामंतों का ब्रिटिश राजभक्त होना। यहाँ पर इसको नोट करके तैयार रखेंगे, देसी राजाओं यानी कि हिंदुस्तान के जो राजा या नरेश थे और उनके जो सामंत थे वह क्या थे, ब्रिटिश राजभक्त। ब्रिटिश राजभक्त से मतलब है तत्कालीन समय की कंपनी के राजभक्त। जी हाँ, इस विद्रोह को भारतीय नरेशों और उनके कुछ सामंतों ने दबाने में सहयोग किया था अंग्रेजों का। जैसे कि मैंने बताया था, गोरखा रेजिमेंट ने लखनऊ और कानपुर में कैंपबेल की हेल्प की थी, साथ साथ सिखों ने भी की थी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये राजा थे, इन्होंने उनका साथ दिया था। सिंधिया ने उनका साथ दिया था, कश्मीर के गुलाब सिंह ने उनका साथ दिया था, और बंगाल को आप छोड़ दो तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी बिल्कुल इससे अलग रहे थे। लद्दाख के दक्षिण के कुछ क्षेत्र थे, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया हुआ था। नेपाल के जो मंत्री हैं सर बहादुर जंग, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया था। साथ साथ में हम इसमें देखते हैं कि ये लोग अपने देश के लोगों के साथ न मिलकर के कंपनी के साथ मिलते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं। तो ये भी इस विद्रोह का कहीं ना कहीं एक असफल होने का कारण बना हुआ था। यहाँ तक कि जो कैनिंग है उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर सिंधिया भी इसमें शामिल हो जाता तो हमें हारना पड़ता, हमें यहाँ से भागना पड़ता। और उसने ये भी कहा था कि अगर ये सब एक साथ होते तो ये आंधी हमें कब की उड़ा ली गई होती। तो ऐसे कथनों से हमें पता चलता है कि वो जानते थे इस बात को कि अगर ये सब एक साथ होते तो इस क्रांति का परिणाम कुछ और निकलता। और 1947 में जहां वागडोर हिंदुस्तान की हमारे हाथों में आती है, वो उससे पहले ही लगभग 90 साल पहले मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अगर हम इसके पांचवें कारण की बात करें तो इसमें आएगा सुनिश्चित कार्य योजना का अभाव अथवा संगठन का अभाव। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तो किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। सुनिश्चित कार्य योजना व संगठन का अभाव। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, जिस तरीके से मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखेंगे तो पता लगेगा कि विद्रोह की जो तिथि थी वो 31 मई 1857 निश्चित की गई थी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि 10 मई को भड़क उठता है, कहीं 4 जून को होता है, कहीं 5 जून को होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक दिन ये विद्रोह नहीं भड़का। मतलब हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे उनके पास निश्चित कार्य योजना नहीं थी, किस तरीके से क्या करना है। बस विद्रोह भड़क उठा, भड़कते उठे रहे हैं और भागते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लेकिन अंततः उसका परिणाम क्या होना है या उन्हें क्या हासिल करना था, ऐसी कार्य योजना देखने को नहीं मिलती है। दूसरा ये है संगठन का अभाव। अगर संगठन होता तो शायद ये एक दिन ही होता, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से विद्रोह भड़का था, साफ पता लगता है कि संगठन का अभाव पूर्णतः देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम आखिरी बात करें यहाँ पर, तो विद्रोह का धार्मिक स्वरूप भी इसका बहुत बड़ा एक असफलता का कारण बनता है। अभी हम समझेंगे किस तरीके से। धार्मिक स्वरूप, विद्रोह का जो स्वरूप था वो कैसा था, धार्मिक। आप देखिए विद्रोह का प्रारंभ किस तरीके से होता है। क्या अंग्रेज इससे पहले नहीं थे क्या इस देश के अंदर? बिल्कुल थे। क्या वो नीतियां नहीं बनाते थे? बिल्कुल थी। सती प्रथा लेकर के आए, उसके बाद वो सहायक संधि लेकर के आए, हड़प नीति लेकर के आए। तब तो
कोई खड़ा न हुआ उनके सामने। आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि एकदम से हुए? तो यहाँ पर हम देखते हैं धार्मिक स्वरूप। विद्रोह का प्रारंभ चर्बी युक्त कारतूस, जिसमें कहा गया था कि गाय एवं सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है और उन कारतूसों को सबसे पहले मुंह से खोलना पड़ेगा। आफ्टर देन एनफील्ड राइफल में उसको वो लोड करेंगे, फिर चलाएंगे। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भड़क उठे, क्योंकि ये धर्म पर हमला था, धर्म पर आघात था। तो कहीं ना कहीं धार्मिक स्वरूप भी इसका एक असफलता कारण था, क्योंकि पूर्णतः जनमानस इससे नहीं जुड़ा हुआ था। वो लोग जो सवर्ण अथवा उच्च जाति में शामिल नहीं थे, उन्होंने अपने आप को इस विद्रोह से दूर रखा हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक विद्रोह का असफलता का कारण है। तो इस तरीके से विद्रोह जो असफल हुआ है, उनमें हमने इन कारणों को जाना और ये 6 ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से 1857 का जो विद्रोह है अथवा ये गदर है, ये असफल हो जाती है और परिणाम हम भारतीयों के अनुकूल नहीं मिलते हैं। और बाद में जो होता है वह हम इस विद्रोह के परिणामों के रूप में जानेंगे। हम जानेंगे कि जब असफल होता है तो भारत में किस प्रकार से क्या क्या नया देखने को मिलता है। आइए अब इसके हम परिणाम देखेंगे। परिणामों की हम बात करें, अगर हम बात करें इसके परिणामों की, तो सबसे पहला जो कारण इसमें देखने को मिलता है और वही इसका परिणाम बनता है, वो ये है कि आखिरकार ये विद्रोह भड़का क्यों था। और वो ये था कि भारतीय जनमानस के अनुकूल शासन व्यवस्था नहीं थी। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम पारित होता है नवंबर 1858 में, यानी कि 1858 में, और उसके तहत भारत पर से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत के शासन की बागडोर ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहाँ के राजमुकुट अर्थात वहाँ के राजा के हाथ में चली जाती है, ऐसा कहा गया। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और एक नवीन पद वायसराय नामक पद का सृजन किया और तत्कालीन समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय बनाया। उसका कारण ये था, उस समय की जो भारतीय परिस्थितियां थीं उनसे लॉर्ड कैनिंग बहुत अच्छे से वाकिफ था। यही वजह है कि उन्होंने लॉर्ड कैनिंग को चुना, किसी और व्यक्ति को नहीं चुना। साथ साथ में यहाँ पर भारत राज्य सचिव नामक व्यवस्था की गई। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्रणा परिषद बनाई गई, जिसमें से 8 की नियुक्ति सरकार करेगी जबकि 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चुने जाएंगे। हम अपने आने वाली वीडियो में गवर्नर जनरल, वायसराय, साथ साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह वगैरह ये सारी चीजें क्या बला है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में हम केवल क्रांति के परिणामों के बारे में जान लेंगे। तो क्रांति के परिणामों में हम देखते हैं, जो पहला परिणाम है वह है कंपनी का शासन समाप्त। कंपनी का शासन समाप्त और भारत की जो शासन की बागडोर है वह ब्रिटिश राजमुकुट के हाथ में, इनकी ब्रिटिश क्राउन के चली जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भारत शासन अधिनियम होता है पारित। भारत शासन अधिनियम ये जो होता है पारित, ये नवंबर 1858 में होगा पारित। इसी के तहत जो है ये कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत की जो राज सत्ता है, यहाँ की शासन है, वो कहाँ चली जाएगी, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, यानी कि भारत का जो शासन है ब्रिटिश क्राउन के अधीन। साथ साथ में हाँ यही बता दूं कि ये आदेश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी प्रजा किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी नस्ल अथवा किसी की जाति की हो, उन्हें यहाँ पर संपन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक रहने का अधिकार होगा। साथ साथ में हमारी सेवा के पदों पर उन्हें नियुक्त होने का अधिकार भी दिया जाएगा। बाद में हम देखते हैं इंडियन सिविल सर्विस एक्ट जो 1868 में आता है लॉर्ड कैनिंग के समय में, वो इसी बात को पूरा करने के लिए लाया गया था। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है ये भारत का शासन। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर वायसराय नामक एक नवीन पद बनाया जाता है। तो वायसराय
बनाया गया और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय होते हैं। जी हाँ, यहाँ से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है भारत के प्रथम वायसराय कौन है, तो भारत के जो प्रथम वायसराय हैं वो लॉर्ड कैनिंग है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, ये कंपनी के भी अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये यहाँ से बन जाएगा। लॉर्ड कैनिंग पर हम चर्चा करें तो हम तीन प्रमुख चीजें यहाँ देखेंगे 1861 में आती हैं, जिसमें पहला है आपका इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, एक है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और एक है इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इस तरीके से तीन एक्ट आते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। तो इस तरीके से इन तीनों को हम लोग तैयार रखेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखें, दूसरा प्रमुख परिणाम है कंपनी ने साम्राज्यवादी नीति को त्याग दिया। जो विस्तारवादी नीति थी साम्राज्यवादी, क्योंकि जब कंपनी रही नहीं, अब कहाँ पहुंच गई ये ब्रिटिश सरकार, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रिटिश सरकार ने साम्राज्यवादी नीति को त्यागा। साम्राज्यवादी व विस्तारवादी नीति का त्याग, ये एक इसका परिणाम सामने देखने को मिलेगा। अगर हम दूसरी बात करें तो यहां पर ये अब इंपॉर्टेंट आया है कि सेना में उसके पुनर्गठन के लिए दो कमीशन बनाए गए, पहला पील कमीशन और दूसरा रॉयल कमीशन। तो यहां पर हम चर्चा कर लेंगे पील कमीशन की और हम चर्चा करेंगे यहां पर रॉयल कमीशन की। पील कमीशन का जो प्रमुख कार्य था वो था सेना का पुनर्गठन। यहां पे देखेंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, सेना का पुनर्गठन। अब इसमें होता क्या है, यहां पर वह सेना को धर्म, जाति, नस्ल और समुदाय के रूप में विभाजित कर देते हैं। यानी कि फूट डालो राज करो की नीति यहां से प्रारंभ होती है बड़े स्तर पर। ठीक है, यानी कि सेना का हुआ पुनर्गठन। जबकि जो रॉयल कमीशन है, यहां पर सैनिकों के अनुपात को बदल दिया गया, यानी कि यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के अनुपात को बदला गया। तो यहां पर अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में था 1:2, जबकि मद्रास और बंबई के लिए, मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी, एक्चुअल तब बंबई था तो हम बंबई बोलेंगे, मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी के लिए ये 1:3 के रूप में था। यानी कि ये इस तरीके से उन्होंने सेना को विभाजित किया। और जो सबसे बड़ी बात थी, सेना में भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। तो ये भी एक इसका प्रमुख परिणाम देखने को मिलता है कि सेना में भारतीयों की ऊंचे पदों पर नियुक्ति बंद हो गई। भारतीयों की ऊंचे पदों पर नियुक्ति बंद। तो इस तरीके से इसके परिणाम निकलते आते हैं हमारे सामने। और ये है इसके प्रमुख परिणामों की चर्चा हमने जो की, उसमें पहला है कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर जो शासन सत्ता है वो ब्रिटिश और राजमुकुट की थी। ये जो भारत अधिनियम है ये ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया और सेना का पुनर्गठन किया। सेना में नए तरीके से सैनिकों का जो रेशियो था उसको उन्होंने तय किया। साथ साथ में सेना में भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्ति उनकी देनी बंद कर दी। तो ये प्रमुख इसके क्या रहे हैं परिणाम। तो आज की वीडियो में हमने इसकी असफलता के कारण और साथ साथ में हमने इसके परिणामों को जाना। ठीक है, और इसके साथ इसका जो अगला भाग होगा इस चैप्टर का, उसमें जो है हम इसकी समीक्षा करेंगे कि यह किस प्रकार का आंदोलन था। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। थैंक यू।